हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल समझो फिजिक्स में। मैं गौरव कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ओके, इस लेक्चर नंबर 3 में वही अपना यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे, मात्रक और विमाएं। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा आज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज उसको कंटिन्यू कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, तभी आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, आज जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं उसमें बेसिक डायमेंशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द सिंपल पेंडुलम। देखो भैया, इंग्लिश में लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेना, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे आपको इंग्लिश की तरफ आने का कोशिश करना है। क्लास में भी मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं, तो डोंट वरी, इसको समझेंगे अच्छे से। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है बेटा सरल लोलक। याद दिलाऊं आपको क्या होता है सरल लोलक? एक रिजिड सपोर्ट से, एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक मेटेलिक बॉब को आप लटका देते हैं। ठीक है, इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या इसके हिंदू में साम्यावस्था कहते हैं, डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो डिस्प्लेस करने के बाद ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। ठीक है, हेयर एंड देयर हम इसको कहें, तो इसको हम सिंपल पेंडुलम कह देते हैं अरेंजमेंट को। तो वो इसी सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इस जनरली टाइम पीरियड हम कहते हैं, हिंदी में हम इसको बोल देते हैं बच्चे आवर्तकाल। ठीक है ना, आवर्तकाल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये इस पूरे ऑसिलेशन को पूरा करने में जो समय लगेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या ये कह रहा है? तो ये आपसे कह रहा है टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस किस पर? डोरी की लंबाई पर, एल। ये बोला इसने। मास ऑफ द बॉब, जो ये बॉब यहां पर है, हिंदी में इसको सरल लोलक कह देते हैं। तो ये क्या है? इसका मास m इस पर डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, g पर डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि t टाइम पीरियड आवर्तकाल lmg पर डिपेंड कर रहा है। तो अब ये डिपेंड कर रहा है, तो इसका सही एक्सप्रेशन क्या होगा? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि विमीय विधि द्वारा सही व्यंजक को स्थापित करना है। तो थोड़ा समझते हैं बेटा इसको कैसे हम लोग करेंगे। जो ये इक्वेशन क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको हम कंसीडर कुछ कर लें। तो डायमेंशंस पहले हम लोग मानेंगे, क्योंकि एल एम जी पर टी आपका डिपेंड कर रहा है, तो एल एम जी की कुछ डायमेंशन, कुछ विमाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो डायमेंशन हम मान लेते हैं। डायमेंशन मतलब विमाएं, जिनको हम विमाएं कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एल पहले हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं ए, डायमेंशन एल का इतना है। फिर हम कह देते हैं डायमेंशन ऑफ एम, हम बी मान लेते हैं। फिर हम डायमेंशन ऑफ मान लेते हैं जी, सी बोल देते हैं बेटा। अब इन डायमेंशन को अपना इक्वेशन में अगर हम देखें तो टी प्रोपोर्शनल आपका लिखा जाएगा एल रेज टू द पावर ए, एम रेज टू द पावर बी एंड जी रेज टू द पावर सी। मीन्स एल का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी। प्रोपोर्शनल साइन को अगर आप हटाएं, प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर ये डिपेंडेंसी साइन है, जिससे पता चल रहा है टी आपका इन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, ध्यान रहे। तो एक कांस्टेंट आप लेंगे, अगर इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा एल रेज टू द पावर ए, एम रेज टू द पावर बी और जी रेज टू द पावर सी। ये आपकी मेन इक्वेशन बन जाती है, इसकी जरूरत नहीं है, इसे आप बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही हमारा रिलेशन ड्राइव होगा डायमेंशन एनालिसिस से। तो आप डायमेंशन पहले ले लीजिए, दोनों तरफ का डायमेंशन कंपैरिजन करेंगे। तो ऑन टेकिंग डायमेंशंस, डायमेंशंस कैसे लेंगे बेटा? दोनों तरफ का डायमेंशन लेना है। तो दोनों तरफ का डायमेंशन आप लेते हैं, तो टी का डायमेंशन, टी तो टाइम पीरियड है ना बेटा, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन कितना होता है? टी हो जाएगा। और के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एल के लिए डायमेंशन हो जाएगा बेटा एल, क्योंकि लेंथ है, और m मास है, तो मास के लिए डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा? b। और g क्या है बेटा? एक्सेलरेशन है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, कोई भी त्वरण हो, lt माइनस 2 डायमेंशन इसका हम लेते हैं। देखो डायमेंशन याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो कुछ बेसिक डायमेंशन अगर अब तक आपने देखे तो आप गो थ्रू उससे हो जाइए। एक बार सब किताब में लिस्ट दी हुई है, कुछ बेसिक मैंने आपको लेक्चर्स में बताई भी हैं, तो उसे थोड़ा गो थ्रू हो जाइए, तभी थोड़ा क्लियर हो पाएंगी चीजें। तो अब इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा प्रोसीड करें तो पावर का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग
पावर्स, पावर जो भी है यहाँ पर घातों की तुलना हम इसको क्या देते हैं, तो बेटा LHS साइड पर देखें तो m और l तो है नहीं, तो इसका मतलब m का पावर 0 है और l का पावर 0 है, तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी पहले पावर, वन सेकेंड, तो पावर थोड़ा सा सेपरेट पहले कर लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेयर करना। अभी वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाइए। तो l, m का पावर आपके पास है यहाँ पर b, m का पावर है b, l का पावर कितना है, एक तो a है बेटा और एक l का पावर है यहाँ पर c, ठीक है बेटा, और एक आपके पास t का पावर है -2c, ठीक है, ये पावर थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। अब कंपैरिजन कीजिए, ये t है तो इसको आप लिख सकते हैं m रेस टू द पावर 0, l रेस टू द पावर 0 और t रेस टू द पावर 1, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा। करें कंपेयर, तो कंपेयर कीजिए, b का वैल्यू कितना आ रहा है, साफ आपको दिखाई देगा, m की पावर से कंपेयर हो रहा है, 0 आ गया बेटा। तो इसी तरह से a प्लस सी कंपेयर करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये भी 0 आ जाएगा। और यहां से 2c कंपेयर करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, 2c को कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। ओके, c का वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो यहां से a का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप हमने सब सही किया है। तो इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम चलें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो t इक्वल कितना आ जाएगा, t k l रेस टू द पावर a मीन्स 1/2, और बेटा m रेस टू द पावर b, तो b 0 है, और g पावर कितना आ जाएगा, -1/2, ये एक्सप्रेशन बना, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा t k, m का पावर 0 है बेटा, m का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं l/g का होल पावर 1/2 लिख दीजिए, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ l/g, यही आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। k के बारे में अगर बात करूं, k यहाँ पर प्रैक्टिकल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2π। ओके, यहां पर इस केस के लिए, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, रख देंगे, नहीं पता है तो आप यहीं तक इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल अगर पता है तो इसको आप रख सकते हैं 2π√l/g, ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर बन जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया है, t इक्वल 2π√l/g, ये आपका सही एक्सप्रेशन होगा टाइम पीरियड के लिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन into a system where m is mass measured in milligram, length in kilometer, time in minute। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। 1 न्यूटन, देखो 1 न्यूटन समझ में आते ही पहले क्लियर हो जाना चाहिए, बात फोर्स की हो रही है, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ओके, तो यहां पर ये यूनिट कन्वर्जन से संबंधित है, आपका जो सेकंड एप्लीकेशन हमने कराया था, तो उसमें हमें n1 u1 देखना होता है, कितना होता है, तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको आप n1 कंसीडर कर लीजिए, तो n1 इक्वल यहाँ पर 1 हो जाएगा। u1 हम जो मानेंगे, न्यूटन दिया है इसने, ठीक है, न्यूटन फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, वही u1 होगा, mlt-2। गिवन सिस्टम है, तो गिवन सिस्टम में इसको बस 1 इंडिकेट कर दीजिए, m1 l1 t1 रेज़ टू द पावर -2, 1 गिवन सिस्टम के लिए। n2 जो पूछा है, फाइंड आउट सिस्टम हमारा है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ना डिस्कशन कल वाले आपके जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें थोड़ा सा हमने पढ़ा था, तो नहीं अब तक देखा तो देख लीजिए प्लीज, तभी समझ में आएगा। और u2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 l2 t2 रेज़ टू द पावर -2, इतना रखेंगे इसको, ठीक है। अपना काम क्या कहता है फॉर्मूला, n1 u1 इक्वल n2 u2। चलिए इससे, तो इससे अगर आप चलेंगे बच्चे, तो n2 का वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा, n1 इंटू u1 ओवर u2, इतना लिख पाएंगे। तो 1 इंटू u1 कितना रखेंगे, m1 l1 t1 रेज़ टू द पावर -2, u2 कितना रखेंगे, m2 l2 t2 पावर -2, ये थोड़ा सा पावर सेपरेट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, 1 इंटू, अब m1 का वैल्यू देखिए बेटे कितना है, m1 क्या है, m1 गिवन सिस्टम में मास है, गिवन सिस्टम न्यूटन की बात थी, और न्यूटन होता है SI, SI है mks का एक्सटेंडेड फॉर्म, और mks में m1 होता है किलोग्राम। इसी तरह से m2 क्या बोला है इसने, जिसमें फाइंड आउट सिस्टम है हमारा, तो फाइंड आउट सिस्टम में मास को मिलीग्राम में मेजर करना है,
तो किलोग्राम, यहाँ पर M2 की जगह पर मिलीग्राम रखेंगे। L1 की जगह पर कितना रखोगे, मीटर रखोगे। और फाइंड आउट सिस्टम में L1 कितना है, L2 किलोमीटर है, तो L1 आपका मीटर और L2 है किलोमीटर, जिसमें आपको निकालना है। और T1 आपका MKS सिस्टम में कितना होता है बेटा, MKS सिस्टम में MKS सिस्टम में होता है ये सेकंड, और T2 जो फाइंड आउट सिस्टम है उसमें मिनट बोला है बेटा, तो इसको मिनट रख दीजिए। पावर कितना है बेटा, होल पावर -2 है। बस सॉल्यूशन अब थोड़ा सा कर दीजिए इसका, तो यहाँ पर N2 का वैल्यू आपका आ रहा है। किलोग्राम को आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को पहले ग्राम में कर दीजिए, 1000 होता है, फिर मिलीग्राम में, तो 10⁻6 हो जाएगा ये मिलीग्राम और ओवर मिलीग्राम। और यहाँ पर बेटा मीटर है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, किलोमीटर को लिख लीजिए, किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं, 10⁻3 मीटर रख सकते हैं। ठीक है बेटा, 1000 मीटर होता है ना 1 किलोमीटर में। और इधर सेकंड है, इधर आप मिनट को चेंज कर दीजिए, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड्स हो जाएगा। होल पावर कितना है, -2 है। तो ये बेटा सॉल्यूशन आपका यहाँ से बन रहा है। अब इसको जो भी सॉल्व करके आपका आ रहा है फिगर निकाल दीजिए, ये एक पावर यहाँ से 3 कट हो जाएगा, 10⁻3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 60 का होल पावर, -2 था ना, ऊपर चला जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो जो भी N2 का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया, दैट इज योर वैल्यू। ठीक है, इसको पूरा कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन जो भी है, मेरा पर्पस आंसर एग्जैक्ट देना नहीं, मेरा मतलब है प्रोसेस को समझाना। तो इसको यहाँ पर आप करें, तो ये जो भी वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर, उसको सॉल्व करके, ज़्यादा बड़ा काम नहीं बचा इसमें, कर सकते हैं इसको, ये आपका आंसर है। तो इसका मतलब है कि जो 1 न्यूटन है और वो गिवन सिस्टम में अगर हम लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा 3600। इसको चलो सॉल्व करके लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे आप लिख देंगे तो ये 1 न्यूटन इक्वल आपका निकल आएगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। एक इक्वेशन दिया है इन्होंने, ठीक है। इस इक्वेशन में x को कह रहा है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, x नोड को भी कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल 0 यानी कि इनिशियल है, u आपको वेलोसिटी बोल रहा है एट t इक्वल 0, तो एट t इक्वल 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है वो, प्रारंभिक वेग, और a जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन है। बस ये सारी बात इसने बोल दिया। तो गिवन इक्वेशन के हिसाब से कह रहा है इसको चेक कर दीजिए कि यह करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली। तो करेक्टनेस का हमारा एप्लीकेशन है फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग यूज करते हैं, और एडिशन यहाँ पर आप देखो, आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एक्स नोड में आप यू टी ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि एक्स नोड का जो डायमेंशन होगा वही यू टी का डायमेंशन है, दोनों का सेम होना चाहिए, और वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का भी होना चाहिए। और इन्हीं का इंडिविजुअल डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्स के इक्वल ये इन्होंने दिया है। तो आपको यही प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है, इनकी डायमेंशन सब इक्वल आ जाती हैं, तो सही है इक्वेशन, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो करते हैं चेक। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप देखिए डायमेंशन। तो डायमेंशन आप पहले आप एलएचएस का ही देख लीजिए, एलएचएस में तो सिर्फ आपका एक्स है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। फिर डायमेंशन आप देख लीजिए एक्स नोड के लिए, एक्स नोड भी डिस्प्लेसमेंट है उसका भी एल हो जाएगा। फिर आप डायमेंशन देख लीजिए बेटा यू टी के लिए, तो यू क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन एल टी माइनस 1 होता है बेटा, और टी टाइम है, टाइम के लिए टी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। चलिए अगले पार्ट में देख लें, हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी देख लीजिए। हाफ ए टी स्क्वायर हाफ का तो होगा नहीं, ए का कितना होता है, एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन है ना, और टी कितना है, टाइम है, तो स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, एल। चेकआउट कर पा रहे हैं, एल एच एस की डायमेंशन एक्स नोड के बराबर भी आ गई है, यूटी के बराबर भी आ गई है, और हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर भी आ गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपके गिवन इक्वेशन क्या है, कैसा है, दैट इज करेक्ट। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से हम करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। डायमेंशंस सेम क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही है तो इक्वल होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। चलिए आगे, अगली इक्वेशन कह रहा है चेक द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन करेक्ट। फिर से करेक्टनेस का सवाल आ गया। तो P इक्वल रो जी एच दिया है इन्होंने, जहां पर P को प्रेशर कह रहा है, रो को डेंसिटी कह रहा है, जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच हाइट। ठीक है बेटा, प्रेशर मतलब दाब। तो दाब का अगर याद दिला दूं मैं आपको, जरूरत पड़ेगा,
तो दाब बराबर होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया से डायमेंशन निकालना जरूरी पड़ेगा आपको, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इतना लिखेंगे। क्यों बेटा, तो अब आपको चेक करना है करेक्टनेस, करते हैं सॉल्यूशन। तो इक्वेशन दिया है P इक्वल रो जी एच, बड़ा पॉपुलर इक्वेशन है, आपको याद आ रहा होता है। ठीक है, तो डायमेंशन चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डायमेंशन ऑफ P। तो P के डायमेंशंस क्या होंगे, चेक करिए। क्या होगा बेटा, प्रेशर है ना, अभी निकाला हमने ऊपर, तो कितना आ रहा है, एम एल माइनस, सॉरी, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू, अभी कैलकुलेट किया हमने ऊपर। फिर डायमेंशन आप, ये P का निकला है, डायमेंशन आप निकाल दीजिए रो जी एच मीन्स आर एच एस के लिए। रो क्या है यहाँ पर, रो बोला इन्होंने डेंसिटी, डेंसिटी के लिए क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, याद दिलाऊं, एम अपॉन वी। तो एम क्या है, मास है बेटा, तो मास के लिए तो डायमेंशन एम ही होगा, और वॉल्यूम के लिए एल क्यूब। ओके, तो निकल गया, तो कितना डायमेंशन बन जाएगा, एम एल माइनस थ्री। तो कर दीजिए इसको, रो के लिए एम एल माइनस थ्री रखेंगे, जी के लिए कितना रखोगे बेटा, जी के लिए रखोगे एल टी माइनस टू, और एच क्या है, हाइट है। सॉल्यूशन हो जाएगा, कर पाएंगे। तो एम एल, एल का पावर कितना हो गया, माइनस थ्री, और एक ये पर वन है पावर, तो माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस टू होना चाहिए। ठीक है, और एक पावर बेटा ये भी है, ठीक है, इसको भी ना भूलें। तो एल का ये माइनस थ्री और प्लस टू कर दीजिए इसको, ये पावर हो जाएगा, और इधर टी का पावर कितना आ रहा है बेटा, माइनस टू। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नाउ फिर से अगेन आपकी इक्वेशन करेक्ट आ गई, इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं होता है इसमें, सब करेक्ट वाले ही हैं, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं इनकरेक्ट भी आ सकती है, यहाँ पर करेक्ट आ रही है। तो डायमेंशन आपका एलएचएस का आरएचएस के बराबर आ गया, इसलिए ये भी इक्वेशन कैसा है, करेक्ट। तो हैंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट, आपको लिख देंगे इस तरह से, यानी कि दिया गया समीकरण बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है वैद्युत प्रतिरोध, इसका आपको डायमेंशन निकालना है। तो अगर ओम का नियम आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो V इक्वल कितना होता है, आई आर, आर रेजिस्टेंस, आई करंट वैद्युत धारा, और V होता है यहाँ पर वैद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या विभवांतर कह देते हैं इसको। तो अब इसको अगर आप R के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो R इक्वल कितना हो जाएगा, V ओवर I। V है पोटेंशियल, अगर याद दिलाऊं तो V इक्वल होता है W ओवर Q। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो V W अपॉन Q, और ये कितना हो गया बेटा, I। अब निकाल दीजिए डायमेंशन, फॉर्मूला आपके पास आ गया, डायमेंशन निकालना ज्यादा बड़ा बात नहीं है। तो W क्या है, वर्क है, वर्क का डायमेंशन कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। Q क्या है बेटा, चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन कहां से निकलेगा, करंट वाली इक्वेशन से, I इक्वल क्यू अपॉन टी, और Q बराबर कितना होता है, I इंटू टी, और I की डायमेंशन क्या होती है, A, और T टाइम के लिए इतना, तो चार्ज का डायमेंशन कितना आ गया, AT। I का डायमेंशन तो A ही है बेटा, तो सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एक T का पावर वन नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री, और A माइनस टू, आ गया डायमेंशन बेटा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कि सिर्फ कह देगा वीमा निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये वीमा हमने कैलकुलेट करा आर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है आर रेडियस के, और ये डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर, और फोर्स पर। तो ये सॉरी आपसे कह रहा है ड्राइव डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सर्कुलर मोशन जब भी होती है बेटा, तो यू नो वेरी वेल, हर इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो जिससे एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता है, एक सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल सेंटर की तरफ चला जाता है, जिससे आपके सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट हो पाती है। हाउएवर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे इसको। तो आगे इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस किस फैक्टर पर, ये डिपेंड कर रहा है मास पर, द्रव्यमान पर, फिर डिपेंड कर रहा है ये वेलोसिटी पर, फिर डिपेंड कर रहा है ये रेडियस पर। तो बिल्कुल ये कुछ पहले की तरह ही क्वेश्चन हो गया, अभी हमने किए थे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन, जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए किया था।
तो फिर से चलो देख लीजिए इसको क्या करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस आप अपनाएंगे, डायमेंशन यूज करेंगे। तो लेट डायमेंशंस, तो जितनी भी आरएचएस की क्वांटिटीज उनकी डायमेंशन मान लीजिए। तो एम का डायमेंशन तो बेटा एम ही होता है, मास है। डायमेंशन वी के लिए कितना हो जाता है बेटा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। और डायमेंशन आर के लिए कितना हो जाएगा, एल एल, क्योंकि रेडियस है सिर्फ एल ही लिखेंगे। चलिए तो इसको कंडीशन को अप्लाई करें तो एफ प्रोपोर्शनल एम रेज टू द पावर कितना होना चाहिए, वन सेकेंड, वन सेकेंड बेटा, वन सेकेंड। डायमेंशन मास के लिए आप कुछ मान लीजिए ए, वैसे तो जनरली एम लिखते हैं, तो एक अननोन डायमेंशन हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर ए, इसके लिए डायमेंशन आप बी ले लीजिए और इसके लिए डायमेंशन सी ले लीजिए। ठीक है, ये डायमेंशन तो जनरली हमारी होते ही है फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में। ठीक है ना, ए बी सी हमारी अननोन डायमेंशन हम एम बी आर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आ रही है। तो एम रेज टू द पावर ए और v रेज टू द पावर आप कितना लिखेंगे बेटा, v रेज टू द पावर b और r रेज टू द पावर c आप रखिए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, एक कांस्टेंट आप ले लेंगे m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b और r रेज टू द पावर c। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब अपना डायमेंशन एनालिसिस कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन लेंगे। तो दोनों तरफ का डायमेंशन लेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू फोर्स के लिए, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एम मास के लिए हो जाएगा एम, वो हमने लिखा हुआ ही है ए, और वी डायमेंशन कितनी होगी एल टी माइनस वन वी के लिए, लेकिन इसकी डायमेंशन आपने जो पावर मानी है वो बी मानी है यहाँ पर अननोन। और आर के लिए एल होता है, इसकी पावर आपने कितनी मानी है, सी मानी है। पावर सेपरेशन थोड़ा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा एम रेज टू द पावर ए और एल का पावर आपके पास बी प्लस सी आएगा, क्योंकि यहाँ वन था तो बी और एक सी यहाँ से बनेगा, और टी का पावर माइनस बी आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन आप कर पाएंगे आरएचएस से। तो पावर कंपैरिजन करिए जरा। तो पावर कंपैरिजन करने पर क्या मिल रहा है आपको, a इक्वल 1, ठीक है। दूसरा b प्लस सी कितना मिल रहा है आपको, 1, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। और एक चीज और बेटा, यहाँ पर माइनस बी कितना मिलेगा, माइनस बी इक्वल माइनस टू के होना चाहिए। तो b कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। b का वैल्यू आप अपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो c भी आपको मिल जाएगा। c कितना मिलेगा, अगर 2 पुट करेंगे तो -1 मिल जाएगा। तो ए बी सी के जो भी वैल्यूज आए हैं इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आप चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप चलेंगे तो कितना बनेगा बेटा, करिए इसको। तो f इक्वल के एम रेज टू द पावर a 1 है, v स्क्वायर और r रेज टू द पावर -1। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप एम वी स्क्वायर ओवर आर, के एक कांस्टेंट साथ में है, ये प्रैक्टिकल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता है, लिखें, इसका वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। तो इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये आ गया आपका सही एक्सप्रेशन जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दोबारा इसको रिपीट करके देखिए, करके खुद से सॉल्व करके देखिए, तब हो पाएगा। कहीं डाउट आए तो प्लीज उसको पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्टूडेंट वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमारी काम की लाइन है। v इक्वल आपको दे रखा है एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस जेड, के कोई स्टूडेंट है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वेलोसिटी की इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में आ रही है, जहां पर t टाइम है और v वेलोसिटी है, और x y z का डायमेंशन बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन कुछ पहले की तरह हो गया। ठीक है, ये होमवर्क में देते हैं आपको, कर पाओगे। अभी हमने करा था ना इससे पहले क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो एक्स टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। इसका डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। इसका डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। और इन तीनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होना चाहिए। चलिए एक एक कर देते हैं। तो यहां पर हमारा जो मिलेगा डायमेंशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, v के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। और v का डायमेंशन कितना होना चाहिए, एल टी माइनस वन, क्योंकि इसने बोला v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, और x आपसे पूछ रहा है, x y z यहाँ पर अननोन क्वांटिटीज है, इनकी डायमेंशन पूछ रहा है। t टाइम है तो आप
इसे ऐसे रखेंगे तो x का डायमेंशन आपको मिल रहा है एल टी माइनस वन ओवर टी स्क्वायर। भाई टी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा एल टी माइनस थ्री। ये आपका एक आंसर आ गया x का। इसी तरह से आप y निकाल लेंगे, इसी तरह से z निकाल लेंगे। ठीक है, z तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, z की डायमेंशन जो है v के ही बराबर होती है। कर पाएंगे इसको, करिएगा ट्राई। नेक्स्ट ओके, एक क्वेश्चन तो इतना ही है, क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे, बहुत क्वेश्चन है। मैंने कुछ जनरल क्वेश्चंस दिए हैं, सभी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कहीं जो डाउट आता है तो प्लीज मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब बस लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का बेटा, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की, इसको बोलते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं। ठीक है, अब क्या क्या सीमाएं होती हैं वो थोड़ा समझेंगे। जो ये विमीय विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, कुछ लिमिट लग जाती है। पहला पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन एन इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द कांस्टेंट डू नॉट हैव डायमेंशन। अब जैसे k आ रहा था, अभी एक डायमेंशन हम लोग लेते हैं ना फॉर्मूले में, k mv स्क्वायर ओवर, ये जो k है डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एक्चुअली कुछ कांस्टेंट नियतांक जिनको कहते हैं, कुछ विमाहीन होते हैं, कुछ विमीय होते हैं, यानी कि कुछ डायमेंशनल होते हैं, कुछ डायमेंशन लेस होते हैं। तो जो डायमेंशन लेस है, जिनका डायमेंशन नहीं है, तो उनका कोई विमीय विश्लेषण आप नहीं कर पाएंगे, उसका कोई डायमेंशन लिख ही नहीं पाएंगे, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन का काम हो जाता है। दूसरा, डायमेंशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी बट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट ऑलवेज बी गेस्ड फ्रॉम डायमेंशंस। यस, बिल्कुल सही बात है। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी से निकल तो आता है, जैसे वर्क के लिए हम लोग निकालते हैं, भाई हमने निकाला वर्क के लिए ml स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन ml स्क्वायर टी माइनस टू आपको डायरेक्टली कह दिया और पूछे ये किसका डायमेंशन है, तो आप श्योरली नहीं कह सकते ये वर्क का ही है, क्योंकि ये डायमेंशन टॉर्क का भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, पढ़ेंगे इसको आगे। तो मतलब डायमेंशन से आइडिया नहीं लग पाता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का है, फिजिकल क्वांटिटी से डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तीसरा, द इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंसी ऑन मोर देन थ्री क्वांटिटीज। कई बार क्या होता है, तीन से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी कह देते हैं। ठीक है, आपसे कह दिया कोई क्वांटिटी x है, डिपेंड कर रही है बहुत सारी p q r s t पर। अब बताओ रिलेशन क्या होगा। जनरली हम डिपेंडेंसी वाले रिलेशन कैलकुलेट करते थे ना, तो अगर तीन से ज्यादा पर क्वांटिटी आ जाती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तब हम इसको डायरेक्ट रिलेशन ड्राइव नहीं कर पाते हैं इजीली। ओके, तो ये भी एक लिमिटेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है द इक्वेशन कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम। जो कुछ इक्वेशन आ जाती है, जैसे y इक्वल आपको दे दिया x tan थीटा, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या आपको दे दिया x इंटू ई रेज टू द पावर y समथिंग कुछ इस तरह से, या लॉग की फॉर्म में दे दी इक्वेशंस, है ना। तो इस तरह की इक्वेशंस के भी आप डायमेंशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं सॉरी क्योंकि डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की ही फाइंड आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन हैविंग द रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट्स क्वेश्चंस कैन नॉट बी ड्राइव्ड। कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट से अलग, क्वेश्चंस वगैरह की अगर हम फाइंड आउट करें प्रोडक्ट से अलग, तो उनके भी डेरिवेशन हम नहीं कर पाते, एक नया रिलेशन नहीं बना पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लिमिटेशन है, इनको आप याद रखिए। हिंदी में आपकी बुक में अवेलेबल होंगी, ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, और इसको याद रखें, कई बार ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो इस तरह से आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे, फोर्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा वेक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा क्लियर चीजें हो पाएंगी। और अभी थोड़ा सा एक चीज और अभी बची है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के लिए भी एक अलग से हम वीडियो बना करके, मेजरमेंट जिसमें हम एरर्स एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। यू आर एंजॉइंग लर्निंग फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।